स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन एडू पॉइंट। स्टूडेंट्स, अभी तक जो वीडियो अपलोड की गई थी वो क्लास 12 को फोकस किया गया था, क्लास 12 के लिए अपलोड किया गया था और कुछ लोअर क्लासेस की वीडियो भी इसमें ली गई थी। ठीक है, तो आज से क्लास 10th का वीडियो बनाया जाएगा। आज का जो वीडियो है क्लास 10th के लिए होगा। ठीक है, क्लास 9th के लिए भी यूजफुल होगा क्योंकि आज का जो हम चैप्टर लेंगे एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 2 को हम ले रहे हैं, जो कि है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में हमें ये जानना होगा कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि जब तक अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं पता होगा उसमें से पॉलिनोमियल्स नहीं पता कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन built up from integers, constant, variables and the algebraic operations। कहने का मतलब ये है, जो algebraic एक्सप्रेशन बनते हैं वो आपके इंटीजर्स, कांस्टेंट, ठीक है ना, और वेरिएबल्स और कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन से मिल करके बनते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप कांस्टेंट में क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट में आपके हो जाएंगे वो नंबर, ठीक है, जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है। जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है वो जो होते हैं कांस्टेंट नंबर होंगे। वेरिएबल क्या होंगे, वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, यानी कि जो जिनकी वैल्यू चेंजेबल हो। जैसे एक्स वाई जेड है, हम देखते हैं बहुत से क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, या एक्स के वैल्यू फाइंड करिए, वाई के वैल्यू फाइंड करिए। मतलब जितने क्वेश्चन होंगे उसमें एक्स की वैल्यू कुछ और आएगी। पता चला एक क्वेश्चन है उसमें एक्स की वैल्यू 3 आई, किसी में 4 आई। तो इसका मतलब ये है कि जो ये जो एक्स वाई जेड जो भी हैं इनके वैल्यू हर क्वेश्चन में चेंज होती है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। बट इसमें जो कांस्टेंट होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 जितने भी नंबर होते हैं, -1 -2, ये जितने भी नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, क्योंकि अब 3 है तो 3 की जगह पे उसकी वैल्यू चेंज होकर के 4 तो होगी नहीं, वो 3 ही रहेगी। 4 है तो 4 ही रहेगा। ठीक है, बट अगर x की जब बात करते हैं तो x इक्वल टू कहीं 4 आ सकता है, x इक्वल टू कहीं 3 आ सकता है, या y इक्वल टू कहीं 3 कहीं 4, इस टाइप से आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी अल्फ़ाबेटिक नंबर होते हैं, ध्यान दीजिए, अल्फ़ाबेटिक नंबर, तो जितने भी अल्फ़ाबेटिक नंबर होते हैं ये सभी क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट में वही कांस्टेंट होंगे जितने जितने भी नंबर्स होंगे, होल नंबर या फिर इंटीजर ले सकते हैं। इंटीजर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर इंक्लूड हैं। ठीक है, तो इसलिए इंटीजर को लेंगे तो ये कांस्टेंट में आएगा। ठीक है, अलजेब्रिक ऑपरेशन का मतलब ये है कि इसमें प्लस माइनस या मैथमेटिकल ऑपरेशंस को भी ले सकते हैं। इसमें बोल सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि प्लस माइनस इंटू या डिवाइड से इसको ये क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं। यानी कि जो जो भी वेरिएबल और कांस्टेंट जो टर्म होते हैं वो सभी मैथमेटिकल आइडेंटिटी से क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं, या फिर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमने ये जो पार्ट को लिया है, ठीक है, ये वेरिएबल है, ये जो पार्ट हमने लिया है वेरिएबल है। अब यहाँ मान लेते हैं 4 है, तो ये जो पार्ट है ये आपका कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिल करके, ठीक है, क्या बनते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए एग्जाम्पल। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अब हम ये पता करेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का मतलब ये है कि इसमें आप ये जो देख रहे हैं एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है, यानी कि जो भी वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म का मतलब ये है कि ये जो आपका टर्म है वेरिएबल टर्म है, ये भी आपका टर्म वेरिएबल टर्म है, बट ये आपका कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, अब इस वेरिएबल टर्म में हमें ये देखना होगा कि सबसे मैक्सिमम ये जो पावर है कितना होगा, वेरिएबल टर्म का पावर कितना है। यहाँ पे वेरिएबल टर्म का पावर कितना है, 2 है। यहाँ पे वेरिएबल x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, मतलब इसका ही पावर 1 और 2a भी होगा। ठीक है, फोकस इसमें नहीं करेंगे, इसको कांस्टेंट के पावर को हम फोकस नहीं करेंगे। इसमें भी जो नंबर हैं न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिक नंबर हैं, ठीक है, इनके वेरिएबल ये पावर को केयर नहीं करेंगे। ठीक है, ओनली इसमें अल्फ़ाबेटिक नंबर जो दिए हैं जो कि वेरिएबल के फॉर्म में है, ठीक है, इनके एक्सपोनेंट को हम केयर करेंगे। तो इनका एक्सपोनेंट यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो वो हम केयर करेंगे पॉलिनोमियल्स के लिए। अब हमें केयर उसमें ये करना है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने राइट कर लिया, यहाँ पे भी हमने कोई राइट कर लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4x² + 5x + 6। ठीक है, कुछ और भी टाइप्स ले लेते हैं, 1/2x + 3, ऐसा भी ले सकते हैं। हमें भी ले सकते हैं 3/4x² + 2।
ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स प्लस 4, ठीक है। तो देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होगा इसमें, पॉलिनोमियल्स में हमें इसमें डिग्री को ही केयर करना होगा। वेरिएबल टर्म, जितने भी वेरिएबल टर्म है या फिर जितना जो भी वेरिएबल टर्म है, ठीक है, उनमें जो वेरिएबल, जैसे यहाँ पे x है वेरिएबल है, यहाँ पे जो x है वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें इनकी डिग्री को हम चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, 2 है, यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे और रूट x है। इसका मतलब ये है कि x⁻1/2 भी राइट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स के लिए ये चेक करना होगा कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल टर्म होते हैं, वेरिएबल टर्म का जो पावर होना चाहिए, ठीक है, वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब ये है कि निगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए। एक चीज़ का और केयर करना होगा, सिर्फ निगेटिव नंबर नहीं, उसमें फ्रैक्शनल, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए, आई मीन रैशनल नंबर, ठीक है, और डेसिमल के फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने ये राइट कर लिया, हाँ, जैसे हमने इसको राइट किया है, ठीक है, इसमें इसका पावर क्या है, देखिए हमें इसके पावर से, कांस्टेंट के पावर से हमें कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हमें पॉलिनोमियल्स पहचानना है, पॉलिनोमियल्स को केयर करना है, तो इसमें कांस्टेंट के पावर को, डिग्री को नहीं देखेंगे, एक्सपोनेंट को नहीं देखेंगे। इसमें हम इसके एक्सपोनेंट को देखते हैं, वेरिएबल के। तो इसमें जो आपका वेरिएबल का एक्सपोनेंट है 1/2 है। अब 1/2 हमने बताया कि रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, बट इसमें इसकी डिग्री कितनी है, क्या है, रैशनल नंबर के फॉर्म में, रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। इज इट क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपका है 3/4x² है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो डिग्री है पॉजिटिव तो दिख रहा है, बट इसको जब सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसको न्यूमरेटर में जब इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x⁻² हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम सिंपल करेंगे तो हो जाएगा 3 × 4x⁻² +2। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इसका पावर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। हमने बताया था नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए, निगेटिव नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को चेक करते हैं। 1/2x⁻1 है, ठीक है। इसको जब सिंपल करते हैं तो हो जाएगा 1/2 +1 यहाँ पे हम चेक करेंगे जो वेरिएबल टर्म है, इसका जो डिग्री है, इसका जो एक्सपोनेंट है -1 है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो डिग्री है, जो एक्सपोनेंट है, वो भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। दोनों जगह होना चाहिए, हर जगह। ये नहीं कि यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है तो पॉलिनोमियल्स ले लेंगे, नहीं। एक्सपोनेंट दोनों में, वेरिएबल टर्म जितने भी होते हैं, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए दोनों में नॉन निगेटिव होने चाहिए, ठीक है। यानी कि उसमें रैशनल नंबर नहीं होने चाहिए, डेसिमल्स नंबर नहीं होने चाहिए, ओनली, और निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। ओनली क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। यानी कि इनका जो पावर होना चाहिए, एक्सपोनेंट जो होना चाहिए, वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर। इस चीज़ का केयर करिएगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है। अदर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 3x⁴ प्लस √x+4, हमने ये राइट किया। 4x⁴ +√x+4, इसको सिंपल करेंगे तो हो जाएगा 4x⁴ प्लस x⁻1/2 +4। यहाँ पे हम चेक करेंगे तो जो वेरिएबल टर्म है, इसका जो पावर है 1/2 है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। इज इट क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपका नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखिए इसमें जो भी आपके पॉलिनोमियल्स दिए होंगे, ठीक है, उनमें तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। कहने का मतलब ये है कि जो आपका पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा उसमें सबसे हाईएस्ट पावर, यानी कि जो हाईएस्ट पावर होगा पॉलिनोमियल्स का, वही आपका क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा। यानी कि उस पॉलिनोमियल्स की वही डिग्री होगी। अगर डिग्री पूछता है बाय द वे, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एग्जाम्पल है 3x⁴ +x² +2x 3x+2, ये एग्जाम्पल है। तो इसमें वेरिएबल जो टर्म देख रहे हैं हम, ये भी है,
ये भी टर्म है, ये भी टर्म है और ये भी है, ठीक है। तो इनमें हम देख रहे हैं डिग्री, ठीक है। डिग्री अब एक्स की पावर, यहाँ पे एक्स की डिग्री कितनी है, एक्स का पावर कितना है 4 है, यहाँ पे एक्स का पावर कितना है 2 है, और यहाँ पे एक्स का पावर 1 है। जो यहाँ पे एक्स का पावर होगा वो 0 होता है, बिकॉज किसी भी वेरिएबल टर्म या किसी भी नंबर्स की जो डिग्री अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और जब 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, यानी कि यहाँ पे 2 ही रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो कांस्टेंट टर्म होते हैं, ठीक है ना, उनके साथ अगर कोई वेरिएबल टर्म मल्टीप्लाई में, फिर हम कह सकते हैं कोफिशिएंट, तो वो होता है x टू द पावर 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम देख रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल टर्म की सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स इज़ 4, यानी कहने का मतलब ये इसका डिग्री कितना होगा 4 होगा। इज इट क्लियर? इसमें से अगर अदर क्वेश्चन हम ले सकते हैं तो वो हो सकता है आपका जैसे कोफिशिएंट, ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ 3 सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ 0, एक्स टू द पावर 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसमें कोफिशिएंट पूछता है तो वही हम चेक करेंगे कि वेरिएबल, जो वेरिएबल टर्म है उसमें जो वेरिएबल नंबर है, ठीक है, जो वेरिएबल है उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, कौन सा इंटीजर मल्टीप्लाई में है। जैसे एक्स टू पावर 4 है, इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है 3 है, तो इसका मतलब ये है कि जो कोफिशिएंट होगा एक्स टू पावर 4 का, जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा 3 होगा। एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, कोई भी नंबर नहीं, मतलब 1 होगा। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा 3 होगा, और यहाँ पे एक्स टू पावर 2 का 0 का कोफिशिएंट क्या होगा 2 होगा। इज इट क्लियर? उसके बाद हो सकता है नंबर्स ऑफ टर्म दे सकता है, या फिर क्वेश्चन ही हो सकता है नंबर्स ऑफ टर्म का, यानी कि इसमें कितने टर्म होंगे। तो आपके टर्म, पहला टर्म यानी कि ये होगा, दूसरा टर्म आपका ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, यानी कि इसमें 4 टर्म होंगे, ठीक है। इसमें टर्म कितने होंगे 4 होंगे। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉलिनोमियल्स में नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, फर्स्ट लीनियर, सेकंड क्वाड्रेटिक और थर्ड क्यूबिक। अब इसमें समझते हैं लीनियर क्या होगा, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, बाई एग्जांपल समझते हैं इसको, ठीक है। देखिए लीनियर में क्या होता है, जो भी पॉलिनोमियल, कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया होगा, अगर उसकी डिग्री, ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने बताया, उसी तरह फाइंड करेंगे इसमें। अगर उसकी डिग्री आपकी 1 होती है, ठीक है, उस वेरिएबल में जिसके मैक्सिमम डिग्री, जिस वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 1 होगी किसी पॉलिनोमियल्स में, तो वो जो पॉलिनोमियल्स होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, 4x स्क्वायर, सॉरी चलिए राइट कर लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। तो इसमें आपको दिख रहा होगा जो डिग्री है, मैक्सिमम डिग्री वो 2 है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3x प्लस 2, थर्ड एग्जांपल y प्लस 1, इस टाइप से लेते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं जो वेरिएबल टर्म हमारा है यहाँ पे x है, और इसकी जो डिग्री है 1 है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी जो डिग्री है 1 है। इसका मतलब ये है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स अगर 1 होता है तो इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल्स होगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स, यानी कि भी आपका क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल्स। इज इट क्लियर? सेकेंड टाइप है आपको क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होगा कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। इसमें कितनी होनी चाहिए 1, इसमें होनी चाहिए 2, और इसमें होनी चाहिए 3, ठीक है। तो इसमें आपका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होना चाहिए वो 3। बाई एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सेकेंड एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 2। थर्ड एग्जांपल y स्क्वायर। फोर्थ एग्जांपल 3y स्क्वायर प्लस 2। इसमें देखेंगे तो जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है, जो मैक्सिमम डिग्री है वेरिएबल की 2 है, बिकॉज यहाँ पे तो 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो मैक्सिमम 2 ही हुआ। इसका मतलब ये है कि जो जब मैक्सिमम डिग्री 2 होगी
तो जो पॉलिनोमियस होगा कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियस होगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम डिग्री है 2 है, इसका मतलब ये भी क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियस। यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियस। और ये आपका है यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 2 है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियस होगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियस। तो इसमें आपकी जो मैक्सिमम डिग्री होनी चाहिए, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियस जो होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 4x³ + 5 और 3x³ + 2x² + 3 और 3x³ और y³ + 1 etc। यानी कि इसमें जो मैक्सिमम डिग्री होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ये आपका जो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियस होगा। हाँ, एक चीज़ का केयर करना होगा, बाय द वे इस टाइप का दे दिया x⁴ + x³, तो आप कहेंगे यहाँ पे x³ तो है बट नहीं, इसमें जो मैक्सिमम डिग्री हो जाएगी वो 4 हो जाएगी, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियस नहीं होगा। इज इट क्लियर। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरह से आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियस क्लियर हो गया होगा। इसमें आपका लीनियर, फिर से आपको बताया था, रिपीट कर देते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियस होगा उसमें आपकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियस होगी 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियस 2 होना चाहिए, क्यूबिक में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियस 3 होना चाहिए। ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियस। ठीक है। You have already to study in class 9th how to find the zero of linear polynomials. So I take example 3x + 2 = 0 और function f(x) 3x + 2। If here f(x) = 0, then find the value of x या find the zero of this linear polynomials। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें f(x) की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो आप इस लीनियर पॉलिनोमियल्स के वैल्यू फाइंड करिए, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है। तो कैसे करेंगे, या फिर जीरोज क्या होगा, जीरोज का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका पॉलिनोमियस दे रखा है लीनियर पॉलिनोमियस, इसमें जो वेरिएबल टर्म है उस वेरिएबल टर्म में ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि इसकी जो पूरी वैल्यू होगी 0 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो 3x + 2 है, ठीक है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, पूरी सॉल्व करने पे 0 हो जाए। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का रूल है। ठीक है। सबसे पहले जो फंक्शन दिया होगा ये आपका 0 के इक्वल होगा। ठीक है। यानी कि 3x + 2 = 0। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे। 3x = 2 को ट्रांसपोज कर देंगे, हो जाएगा -2, x = हो जाएगा -2/3। यानी कि इस पॉलिनोमियस से आपका 0 जो होगा कितना होगा, -2/3। ठीक है। यानी कि इस पॉलिनोमियस की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, -2/3। अगर हम -2/3 को इसमें पुटअप करते हैं, ठीक है, इस पॉलिनोमियस में अगर पुटअप करते हैं, इस इक्वेशन में अगर पुटअप करते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। करके देखते हैं। 3 × x, x मीन्स -2/3, -2/3 + 2, 3 रिमूव लेफ्ट -2 + 2, वैल्यू इज़ 0। यानी कि वैल्यू कितनी आई, 0 आई। इसका मतलब ये है कि इसमें जो 0 फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि जो वेरिएबल इसमें टर्म दिया हुआ है, जो भी वेरिएबल इसमें है उसकी वैल्यू कितनी हम रखें कि जो इसमें अगर हम पुटअप करके इसको सॉल्व कर देते हैं तो उसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपका नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है उसके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। आपका जो एग्जांपल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियस को लिया है हमने, 2x² - 8x + 6। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 9 टू हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियस। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 2x² - 8x + 6 को अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट्स इसको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। तो एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग करने का मतलब ये है कि सबसे पहले ग्रेटर एक्सपोनेंट होना चाहिए, उसके बाद लेस, उसके बाद लेस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे
ऑलरेडी ये अरेंज है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अरे चेक करेंगे यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है, और ये जो नंबर है इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नंबर नहीं है कोई मीन्स 1 है तो 1 में मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बट यहाँ 2 है तो 2 में हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 12। अब 12 का मतलब ये है 12 का हम फैक्टर फाइंड करेंगे, वो 2 फैक्टर फाइंड करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पे 12 आए आप, और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपका ये नंबर यानी कि 8, ठीक है, 8 आना चाहिए। इसका मतलब इसके 2 फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। अभी ये लेस नंबर है, ठीक है, छोटा नंबर है, ठीक है, तो इसको हम इजीली फाइंड कर लेंगे। 6 और 2, ठीक है, 6 और 2 आपके वही नंबर होंगे, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, और 6 और 2 को अगर हम ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8, ठीक है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे इस टाइप से, 2x², 6 और 2 आया है, इसका मतलब ये कि जो माइनस है इस वैसे ही रहेगा, 8 की जगह पे हम राइट करेंगे 6 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, +2, और बाहर यहाँ पे राइट कर लेंगे x + 6, ठीक है। सबसे पहले हम x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट को अभी ब्रैकेट ब्रेक नहीं करेंगे बिकॉज बाहर माइनस है, ठीक है, तो x से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों नंबर में, -6x + 2x प्लस ये नंबर आपका होगा 6। ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, और जब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो अंदर की जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -6x, ये आपका प्लस है तो हो जाएगा प्लस माइनस -2x, ये नंबर वही रहेगा, साइन वही रहेगी 6, ठीक है। अब इसमें सॉल्व करने के लिए जो 2 टर्म है, 2 टर्म को ले लेते हैं, पेयर बना लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कॉमन क्या मिलेगा। देखिए इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, यानी कि x कॉमन होगा। यहाँ पे आपका 2 है, इसमें भी 2 होगा, 2 3 = 6, यानी कि 2 आपका इसमें भी कॉमन होगा, यानी कि 2x इसमें कॉमन होगा। यहाँ पे आपका 2 बाहर हो गया, x भी बाहर हो गया, बचेगा आपका x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और इसमें से आपका x जो हो गया कॉमन हो गया, 2 भी कॉमन हो गया, बचेगा 3, 2 3 = 6, और ये जो कॉमन हुआ वही आपका कॉमन यहाँ भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 2 है, 2 हम कॉमन करेंगे, ओनली यहाँ पे x बचेगा, माइनस को भी हमने कॉमन किया, देन यहाँ पे जो साइन हो गए रिवर्स हो जाएगी, यानी कि प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 3 = 6, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, ठीक है, बिकॉज ये दोनों सेम हो गया, सो x - 3 आपको कॉमन हो जाएगा। उसके बाद आपका बचेगा ये 2x, देन यहाँ बचेगा -2, तो ये जो आपके होंगे फैक्टर होंगे, ठीक है, बिकॉज इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए इक्वल टू 0 भी लगाते चलेंगे, ठीक है, इक्वल टू हम 0 ले लेंगे सब में। अगर एक बार हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि इसको ट्रांसपोज करेंगे, इस साइड होगा डिवाइड ही होगा, और जो 0 में इसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी। इसका मतलब ये है कि 2x - 2 = 0 हो जाएगा आपका। सिंपली इसको सॉल्व करके x वैल्यू फाइंड करेंगे, 2x = हो जाएगा 2, x = हो जाएगा 2/2, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अगेन अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, अब इसको हम डिवाइड करेंगे इस साइड लेकर, अगर ट्रांसपोज करते हैं 2x - 2 को तो इस साइड आएगा डिवाइड में होगा, ठीक है। अब ये 0 से अगर 0 में अगर इससे हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0 ही होगी, इसका मतलब x - 3 = 0। सिंपली इसको भी सॉल्व करके x वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो हमने जीरोस फाइंड की है, यानी कि जो ये जो पॉलिनोमियल्स दिया था इस पॉलिनोमियल्स का हमने जीरोस फाइंड किया, जीरोस कितना हुआ 1 और 3, ठीक है, x की जो वैल्यू हो जाएगी 1 और 3, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट, हमें रिलेशन बताना है इनके जीरोज और कोफिशिएंट के, यानी कि इनके जो जीरोज हैं जो कोफिशिएंट हैं इनके बीच का रिलेशन बताना है, ठीक है। अभी हमने जीरोज फाइंड कर लिया, कोफिशिएंट हम देख रहे हैं x² का जो कोफिशिएंट होगा 2 होगा, और आपका जो x कोफिशिएंट है वो 8 है, ठीक है। रिलेशन दिखाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जीरोज को हम ऐड करेंगे, ठीक है, मीन्स सम ऑफ जीरोज क्या होगा, फर्स्ट आपका जीरो था 1, सेकंड आपका 0 था 3, यानी कि 1 + 3 = हो जाएगा 4, यानी कि सम ऑफ जीरोज आपका हो जाएगा 4। अब कोफिशिएंट देख लेते हैं, यानी कि हमने जब जीरोज को ऐड किया तो 4 आया। अब कोफिशिएंट अगर हम चेक करते हैं तो x² का कोफिशिएंट आपका 2 था, और x का कोफिशिएंट आपका -8 था, और जो आपका x⁴ का कोफिशिएंट था वो था 12, ठीक है, सॉरी 6 था, ठीक है। अब इसमें क्या एक्टिविटी करते हैं, ऐसी क्या एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, कि इसका जो
कोफिशिएंट जो हमने सम ऑफ जीरोज किया था, ठीक है, वो 4 आया था। सम ऑफ जीरोज जो किया था हमने 4 आया था। इसमें ऐसी क्या एक्टिविटी करेंगे जो कोफिशिएंट लेकर करेंगे कि उनकी वैल्यू 4 आ जाए। तो हम ये काम कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोज के लिए हम ये भी काम कर सकते हैं, -8/2। अब इसमें माइनस प्लस हो जाएगा 8/2, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 4। यानी कि अगर सम ऑफ जीरोज फाइंड करने हो तो आपका ये जो हमने माइनस लगाया था ये तो ऑलरेडी है, ये तो रहेगा। ये जो आपका माइनस है ये भी ऑलरेडी है, ठीक है। ये हम लगाएंगे, लेकर चल रहे हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये आपका -8/2 है, ठीक है। अब ये -8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x है अपॉन ये जो 2 है ये किसका कोफिशिएंट है, x² का, यानी कोफिशिएंट ऑफ x²। यानी कहने का मतलब ये अगर सम ऑफ जीरोज फाइंड करने हो तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला अगर सम ऑफ जीरोज फाइंड करने हो तो। रिलेशन बताना हो तो इस तरह से फाइंड कर लेंगे, ठीक है, दोनों इक्वल भी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जीरोज क्या थे 1 और 3, 1 × 3 प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यानी कि जो जीरो हमारे फाइंड किया था हमने उसका अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक है। अगर बाय कोफिशिएंट इसको हम सॉल्व करें, चेक करें कि कितना आएगा। अगर यहाँ पे देखिए, अगर 6 में 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से ही फाइंड कर देते हैं बाय कोफिशिएंट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 6/2। और यहाँ पे 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², सॉरी x⁻0 अपॉन 2, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x²। यानी कि इस फॉर्मूले के हेल्प से भी अगर जीरो का प्रोडक्ट पूछा है तो हम फाइंड कर सकते हैं। अगर जीरोज के सम पूछा है तो इसके अकॉर्डिंग विदाउट सॉल्व किए इसके अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो इक्वेशन था वो था 2x² - 8x + 6, ठीक है, ये था। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अगर सम ऑफ जीरोज फाइंड करना है तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सम ऑफ जीरोज फाइंड करने हो तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे है, ठीक है। इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है ax² + bx + c, ठीक है। तो b का कोफिशिएंट सॉरी यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, b है। फॉर्मूले में हमने क्या लगाया था, यूज क्या किया था, माइनस किया था, यानी कि -b/a। x² का कोफिशिएंट a है। ये फॉर्मूला आपका रियल फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। -b माइनस क्या है, यानी कि जो b की वैल्यू क्या है, -8 है, यानी क्या हो जाएगा -8/a की वैल्यू क्या है 2 है, माइनस में से जाएगा +8/2, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करने हो तो हमने यहाँ पे लिया था कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 अपन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 मीन्स c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स a। यानी कहने का मतलब ये है कि c/a का फॉर्मूले का यूज करके हम जीरोज के प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। c/a का मतलब ये c आपका यहाँ पे 6 है और a आपका 2 है, वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। और वैसे भी मेरा कितना आया था, 3 आया था, और ये कितना आया था 4 आया था। इज इट क्लियर। तो अगर आपको NCERT की बुक में अगर 2.2 अगर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि वेरीफाई करिए कि इसमें जो कोफिशिएंट के बेस पे, ठीक है ना, और अगर इसको फैक्टर हम फाइंड कर लेते हैं उसके बेस पे जो जीरोज हैं उनके सम और प्रोडक्ट आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से फाइंड करेंगे इसको। इज इट क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।